हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। गद्य खंड में प्रेमचंद के जीवनी के बारे में पढ़े थे। प्रेमचंद की कहानी है जो आपके चैप्टर में है, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा पिछले वीडियो में हम कुछ पढ़े थे। यहाँ आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सा पेज हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, पेज नंबर 12, पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 का एक पैराग्राफ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे से अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया, खाने को एक तिनका भी न मिला। साबिका मतलब होता है वास्ता या सरोकार, यानी दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने के लिए एक तिनका भी न मिला। चूँकि दोनों काजी हाउस में बंद थे। काजी हाउस जिसमें या तो लवारिस या पकड़े जाने वाले पशुओं को उसमें ले जाके बंद कर दिया जाता है। तो ये दोनों भी पकड़े गए थे और उसी काजी हाउस में ले जाके बंद कर दिए गए थे। समझ में ही न आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। गया मतलब झूरी का साला। दोनों बैल मन में क्या सोच रहे हैं कि यह स्वामी कैसा है, इससे तो फिर भी गया अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। मुर्दों मतलब मरे हुए जानवर या व्यक्ति, जिनको हम मुर्दा बोलते हैं। उस काजी हाउस में बहुत सारे पशु थे, जो लवारिस पशु थे या जो फिर पकड़े गए थे खेतों में चरते हुए, जिनमें कई भैंसें भी थीं, कई बकरियां, घोड़े, मतलब बहुत सारे पशु थे, गधे भी थे। लेकिन किसी के भी सामने कोई चारा न था। चारा अर्थात खाने का सामान कुछ भी न था। और सारे पशु जमीन पे मुर्दों की भांति यानी मरे हुए की भांति पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तृप्ति मतलब संतुष्टि। पूरा दिन बीत गया। दोनों मित्र हीरा और मोती दरवाजे की तरफ देखते थे कि अब कोई चारा लेके आएगा, अब कोई चारा। लेकिन अंतिम तक कोई चारा लेके नहीं आया। फिर दोनों दीवार की जो नमकीन मिट्टी थी उसको चाटना शुरू कर दिए अपने भूख को शांत करने के लिए। लेकिन उससे क्या भूख शांत होती, कौन सी संतुष्टि मिलती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। विद्रोह यानी लड़ाई करने की आग, ज्वाला मतलब आग, दहक उठी कि अब तो इसके खिलाफ जाना ही जाना चाहिए। अब तो इसका विद्रोह हम लोग को बंद किया है, ठीक है, लेकिन कम से कम चारा तो मिलना चाहिए जीने के लिए। यहाँ तो चारा भी नहीं मिल रहा है जीने के लिए पशुओं को। इसके खिलाफ तो जाना ही जाना चाहिए। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई। मोती क्या बोल रहा है कि भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि भूख से मेरी प्राण ही निकल जाएगी। हीरा समझा रहा है कि भाई इतनी जल्दी हिम्मत न हारो।
यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। दोनों मिलकर करें कि आओ दीवार तोड़ें, दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। हीरा बोल रहा है कि आओ दीवार तोड़ डालें। मोती बोल रहा है कि अब तो मुझसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह भूख से बेजान हो गया था। बस इसी बूते पर अकड़ते हो। हीरा समझा रहा है कि बस इसी बल पे अपने अकड़ते रहते हो। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और चूर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। हीरा काफ़ी मजबूत था और दीवार जो था काजी हाउस का वह मिट्टी का था। हीरा दिमाग लगाया कि यह मिट्टी का दरवाज़ा है, अगर इसे अपने नुकीले सींगों से उसमें गड़ा गड़ा के मिट्टी निकाला जाए तो शायद बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा बन जाए। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। हीरा जैसे ही दीवार पर चोट किया, थोड़ी सी मिट्टी गिर गई तो हीरा का साहस और बढ़ गया। फिर दौड़ दौड़ के कई बार दीवार पर चोट की और थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। जब हीरा मार मार के दीवार का मिट्टी गिरा रहा था, उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार आ गया। कांजी हाउस का मतलब आपको पहले ही बताया गया है, जिसमें लावारिस जानवरों को रखा जाता है। उस कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने के लिए आ गया। हाजिरी लेने का मतलब है कि हर रोज़ जानवर गिने जाते थे कि कहीं इसमें से कोई जानवर भाग तो नहीं गए हैं। इसीलिए हर रोज़ चौकीदार आता था और जानवरों की हाजिरी लेता था। तो चौकीदार जानवरों की हाजिरी लेने के लिए आया और जैसे ही हीरा का एक करामात देखा कि वह मिट्टी का दीवार गिरा रहा है, वह हीरा को काफ़ी सारे डंडे रसीद किए यानी मार दिए और फिर बहुत मोटी सी रस्सी में हीरा को बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अब जो हीरा का दोस्त मोती था वह पूछ रहा है कि आखिर में तुमने मार भी खा लिया, तुमको क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। हीरा जवाब दे रहा है कि जाने दो, मार खा लिया तो क्या हुआ, मैं तो अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। मोती कह रहा है कि तुम्हारा ऐसा जोर मारना किस काम का है कि तुम और ज़्यादा बंधन में पड़ गए, मतलब और मोटी रस्सी में बांध दिए गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। हीरा क्या बोल रहा है कि मैं तो जोर मारता ही जाऊंगा, यानी अपना प्रयास जारी रखूंगा। दीवार गिराने का जो मेरा प्रयास है इसे मैं जारी ही रखूंगा, चाहे कितने ही बंधन मुझे क्यों ना पड़ जाएं। फिर मोती बोल रहा है, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती हीरा को क्या समझा रहा है कि जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर हीरा बोल रहा है कि कुछ परवाह नहीं, अगर मेरी मौत भी हो जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। हीरा मोती से क्या बोल रहा है कि अगर मर भी जाऊं तो इसका मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि एक न एक दिन तो सबको मरना ही मरना है। लेकिन सोचो, अगर मैं दीवार खोद देता हूं, भागने का जगह बना देता हूं, तो कितनी सारी जानें बच जाती हैं हमारे वजह से। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। देह में जान नहीं है का मतलब है कि शारीरिक रूप से काफ़ी सारे जानवर कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि उनको उतना ही काजी हाउस में दाना दिया जाता है जितना से केवल वह जीवित रह सके। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हीरा मोती से बोल रहा है कि मेरे जितने भी भाई यहाँ बंद हैं वह सब शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं और ऐसा मालूम हो रहा है कि 2-4 दिन में ही सारे मर जाएंगे। अब मोती बोल रहा है कि हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ।
मोती हीरा का आप समर्थन करता है कि हाँ भाई यह तो बात सही है कि लग रहा है कि सारे भाई हम लोग के 2-4 दिन में ही मर जाएंगे, चलो दोनों लोग मिलके जोर लगाते हैं मिट्टी का दीवार गिराने में। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंह मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सिंह लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। जब मोती से भी थोड़ा सा मिट्टी का दीवार गिर गया तो मोती का भी साहस और बढ़ गया, यानी कि मैं भी गिरा सकता हूँ इसको। और फिर इस तरह जोर लगाने लगा जिससे किसी अपने प्रतिद्वंदी यानी किसी सामने वाले से लड़ाई कर रहा हो। आखिर कोई 2 घंटों की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। दोनों मिलके हीरा और मोती लगभग 2 घंटे तक उस दीवार पे प्रहार करते रहे अपने सिंग से, और लगभग 2 घंटे के बाद दीवार 1 हाथ ऊपर से गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी, चूँकि अब दीवार सिंग से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी सिंग मारते मारते। तो जब दोनों ने दूनी शक्ति से दोबारा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकलीं, फिर बकरियां निकलीं, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। जैसे ही आधी दीवार गिर गई, जो भी जानवर अचेत पड़े हुए थे सभी जानवर चेत उठे। चेत उठने का मतलब है जागृत हो जाना। सभी जग गए और उसमें से 3 घोड़ियां सरपट बाहर निकल गईं, फिर बकरियां निकल गईं, भैंसें भी निकल गईं, पर गधे ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। हीरा गधों से पूछा कि तुम लोग क्यों नहीं भाग रहे हो? गधे क्या बोल रहे हैं कि अगर फिर दोबारा पकड़ लिए जाएं तो। हीरा फिर भी समझा रहा है कि उससे क्या हो गया, अभी तो भाग जाओ, अभी भागने में क्या हर्ज है। गधे क्या बोल रहे हैं कि हमें तो भाई डर लग रहा है। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। आधी रात यानी आधा से ऊपर रात बीत चुका था। दोनों गधे अभी तक सोच रहे थे कि हम भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र यानी हीरा को जो काफ़ी मोटी रस्सी में बांध दिया गया था, वह मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। लेकिन मोटी रस्सी चूँकि काफ़ी मोटी थी, इसलिए मोती उसको तोड़ नहीं पाया और वह अंत में हार गया। जब वह अंत में हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ और मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। यानी हो सकता है कि मैं भी कुछ दिनों में यहाँ से निकल जाऊँ तो शायद हम दोनों की कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आँखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा जब मोती से भागने के लिए कह रहा है तो मोती क्या बोल रहा है कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ, हम दोनों हमेशा साथ रहे हैं और इस विपत्ति में भी हम दोनों साथ ही रहेंगे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। यानी जो सारे जानवरों को हम लोग भगा दिए हैं तो इसके लिए हम लोगों को बहुत मार पड़ेगी और सभी लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी ही शरारत है। हीरा मोती को समझा रहा है कि इसलिए तुम भाग जाओ। लेकिन मोती क्या बोल रहा है? मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा
उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती गर्व से यानी अभिमान से बोल रहा है कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ गया, यानी काफ़ी मोटी रस्सी में तुम बांध दिए गए, अगर उसके लिए मुझे कुछ मार ही खाना पड़ जाए तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे वजह से कम 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई, वे सब तो कम से कम आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। जो दोनों गधे सोच रहे थे कि हम बाहर निकले या न निकले, उनको भी मोती अपने सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाल दिया। और फिर अपने बंधु का मतलब होता है भाई, यानी हीरा जो उसका भाई था, बंधु था, मित्र था, उसके पास वह आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। मुंशी प्रेमचंद क्या कह रहे हैं कि सुबह भोर यानी सुबह होते ही जैसे ही वहाँ के जितने कर्मचारी थे, मुंशी, चौकीदार और फिर अन्य कर्मचारी, अब जब वह सुबह देखे होंगे कि पूरा हमारा बड़ा खाली है, यानी जो काजी हाउस है वह पूरा खाली है, जो जानवरों से भरा हुआ था, तो अब उस समय कैसी खलबली यानी अफरा तफरी मची होगी, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। हीरा का तो मरम्मत पहले ही हो चुका था और उसको मोटी रस्सी में पहले ही बांध दिया गया था। अब सारे कर्मचारी यही सोचे कि बाकी का बचा काम मोती ने किया है, इसलिए मोती की भी खूब पिटाई हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण मतलब तिनका। चारे का एक तिनका भी दोनों मुंह में नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थीं। ठठरियाँ यानी हड्डियाँ काफ़ी दोनों की निकल आई थीं। दोनों काफ़ी कमज़ोर हो गए थे क्योंकि 1 हफ्ते में उनको चारे का एक तिनका भी नहीं दिया गया था, केवल पानी दिया जाता था जिससे वे जीवित रह सकें। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का खरीदार कौन होगा। एक दिन उस काजी हाउस के सामने या बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। वह डुग्गी इसलिए बज रही थी क्योंकि उन दोनों बैलों की बोली लग गई थी कि जो भी चाहे इसको खरीद सकते हैं। बैल नहीं समझ पा रहे थे इस बात को और दोपहर होते होते वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गया, यानी 50-60 आदमी तक वहाँ इकट्ठा हो गए क्योंकि काजी हाउस का जो मालिक था अब दोनों को बेचने का फैसला ले लिया था। लेकिन लोग आते और उनकी सूरत देखकर, क्योंकि 1 हफ्ते में दोनों बैल काफ़ी कमज़ोर हो गए थे शारीरिक रूप से, केवल उनकी हड्डियां ही दिख रही थीं, तो लोग आते और देखकर चले जाते कि ऐसे मृतक बैलों का खरीदार कौन होगा, यानी ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है,
इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। जैसे जब 50-60 आदमी आए और देख के चले गए कि ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा, तो उसमें से सहसा यानी अचानक एक दढ़ियल आदमी जो काफ़ी दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाए हुआ था, आंखें काफ़ी लाल लाल थीं और अत्यंत कठोर था, वह आया और दोनों बैलों के कुल्लों में उंगली गोदकर, यानी वह अंतर्ज्ञानी था जो उनके अंतरंगों के बारे में समझ सकता था कि केवल ये ऊपर से तो देखने में कमज़ोर हैं, लेकिन इनके अंतरांग यानी अंतर के जो अंग हैं अंदर के, वो मजबूत हैं। यानी उसे अंदर का ज्ञान था, इसलिए वह उंगली से गोद कर देखा, जिससे दोनों मित्र कांप उठे और वह समझ नहीं पाए कि ये हमें क्यों टटोल रहा है। फिर दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों, यानी भीत मतलब होता है डरे हुए नेत्रों से, आंखों से एक दूसरे को देखा और फिर सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, अब हीरा मोती से कह रहा है कि गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। नाहक मतलब बेकार में। हीरा मोती से कह रहा है कि बेकार में ही हम गया के घर से भाग गए, अब हमारी जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। मोती ने अश्रद्धा यानी अब मन में भगवान के प्रति उसका श्रद्धा भाव खत्म हो गया है, इसलिए वह अश्रद्धा के भाव से उत्तर दे रहा है कि भगवान तो सबके ऊपर दया करते हैं, फिर उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। दोनों सोच रहे हैं कि चलो भगवान के लिए तो हम लोग का मरना जीना दोनों बराबर ही है। एक बार तो वह लड़की के रूप में हमें बचा लिए, दोबारा भी क्यों नहीं बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। दोनों बैलों को क्या लग रहा था कि यह हम पे छुरी चलाएगा, यानी जो जानवरों की हत्या करते हैं। तो क्या चिंता है, मांस खाल शिंग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। हीरा कह रहा है कि चलो कोई चिंता नहीं है, हमारे मांस हैं, खाल हैं, सिंग हैं, हड्डियां हैं, ये भी किसी न किसी के काम आ ही जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। जैसे ही उन दोनों बैलों की नीलामी हो गई और वह दढ़ियल व्यक्ति खरीद लिया, दोनों हीरा और मोती उसके साथ चल दिए। उनकी बोटी बोटी यानी उनका अंग अंग डर के मारे कांप रहा था। पांव इतने कमज़ोर हो गए थे कि पांव तक न उठा पा रहे थे, लेकिन भय के मारे डर के मारे वह किसी तरह गिरते पड़ते तेज चल रहे थे, क्योंकि जरा सी भी अगर अपने चाल को धीमी करते तो जोर से डंडा जमा देता था वह जो दढ़ियल व्यक्ति था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। दोनों बैल जब जा रहे थे तो रास्ते में एक उनको रेवड़ दिखाई दिया, हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर उसमें काफ़ी प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे थे। कितने चिकने थे, चपल मतलब चंचल। सभी जो पशु थे वो काफ़ी चंचल और चिकने यानी शारीरिक रूप से मजबूत दिखाई दे रहे थे।
कोई उसमें उछल रहा था, कोई आनंद से बैठा। पागुर, पागुर यानी गाय या भैंस जो होते हैं वो खाने के बाद भी अपना मुंह बैठ के चलाया करते हैं। तो कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। दोनों बैल सोच रहे थे कि इन सब का जीवन कितना सुखी है, लेकिन ये कितने स्वार्थी हैं कि देख रहे हैं कि हमारे दो भाई जो काफ़ी कमज़ोर हैं और बधिक के हाथ पड़े हैं, फिर भी इनको कोई चिंता नहीं है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। सहसा यानी अचानक दोनों को ऐसा लगा कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं यह रास्ता तो जाना पहचाना हुआ है। इसी रास्ते से झूरी का जो साला गया था वह उन्हें ले गया था। जैसे ही वह आगे चलते गए उन्हें लगा कि हाँ, यह तो वही खेत है, वही गांव है। प्रति क्षण यानी प्रति एक क्षण उनकी चाल अब और तेज होने लगी। जैसे ही परिचित रास्ते मिलने लगे उनकी चाल तेज होने लगी। ऐसा मालूम हुआ कि शरीर से सारी दुर्बलता, सारी थकान गायब हो गई। यह लो, अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। हाँ, यही कुआं है। दोनों अपना घर और रास्ते पहचान गए। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच का मतलब होता है नज़दीक। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा? मोती पूछ रहा है कि यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। जैसे ही दोनों का घर नज़दीक आया, हीरा क्या बोल रहा है कि सब भगवान की दया है, मैं तो अब भागता हूँ। मोती बोल रहा है कि यह जाने देगा? मैं इसे मार गिरा देता हूँ। हीरा बोल रहा है कि नहीं नहीं, दौड़कर थान पे चलते हैं। थान यानी नाद पे, जहाँ गायों को रखा जाता है और दाना दिया जाता है या चारा दिया जाता है। हीरा बोल रहा है कि हम वहीं पे दौड़ के चलते हैं और वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। उन्मत्त मतलब होता है मतवाला। दोनों काफ़ी मतवाले होकर और घर की तरफ भागते हैं, क्योंकि जैसे ही घर नज़दीक दिखाई देता है दोनों पागल हो जाते हैं, अपना घर खुशी से पागल हो जाते हैं। उन्मत्त यानी मतवाले हो जाते हैं और घर की तरफ भागते हैं। वह हमारा थान है। दोनों दौड़ दौड़ कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। बाहर ही झूरी बैठा था, धूप ले रहा था। जैसे ही अपने बैलों को देखा, दौड़ कर आकर दोनों को बारी बारी से यानी गले लगा लिया। और दोनों मित्र यानी हीरा और मोती की आंखों में आनंद यानी खुशी के आंसू थे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। दड़ियल व्यक्ति जो था वह दौड़कर जाकर दोनों की रस्सियाँ पकड़ लेता है। तो फिर झूरी क्या बोलता है कि ये तो बैल मेरे हैं। फिर दड़ियल व्यक्ति बोलता है कि यह बैल तुम्हारे कैसे हैं? मैं इसे मवेशी खाने यानी काजी हाउस से मैं इसे नीलाम करके लाया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो,
चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है। झूरी क्या बोल रहा है कि मैं तो समझ रहा था कि तुम चुरा के लेके जा रहे हो। जब मेरे बैल हैं तो इसे दूसरों को बेचने का अख्तियार मतलब क्या अधिकार है। बेचने का या नीलाम करने का दूसरों को क्या अधिकार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। दढ़ियल व्यक्ति क्या बोल रहा है कि जाकर थाने में रपट कर दूंगा, यानी रिपोर्ट लिखवा दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दढ़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दढ़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दढ़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दढ़ियल का रास्ता देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। जैसे ही वह दढ़ियल व्यक्ति सोचा कि जबरदस्ती दोनों की रस्सियां पकड़ ले, मोती ने उस पर सींग चलाया और उसे दौड़ाते हुए गांव के बाहर ले गया। दढ़ियल व्यक्ति दूर से ही खड़ा होकर गालियां दिया, धमकियां दिया और गांव के लोग यह सारे तमाशे देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। जैसे ही वह दढ़ियल व्यक्ति वहाँ से भागकर हार कर चला जाता है तो मोती अकड़ते हुए उधर से लौटता है। तो हीरा उससे क्या बोल रहा था कि मैं तो डर ही रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उस दढ़ियल को मार न बैठो। फिर मोती जवाब देता है कि अगर मुझे पकड़ लेता तो मैं उसे मारे बिना नहीं छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। हीरा पूछ रहा है कि अगर वह गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊँगा। मोती बोल रहा है कि अगर गोली मरवा देगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं काम नहीं करूंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। मोती क्या बोल रहा है कि हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह सा मतलब उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। हीरा और मोती दोनों यही बोल रहे हैं कि हम लोग की जान को तो कोई जान ही नहीं समझता है, क्योंकि हम लोग सीधे हैं। प्रेमचंद्र के कहने का भाव यही है कि हमारे समाज में सीधे व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। जो जितना ही छली कपटी, ज़्यादा ही क्रोधित व्यक्ति होता है, उसे हमारे समाज में उतना ही मान सम्मान मिलता है। यह आपका मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित 2 बैलों की कथा आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब इस चैप्टर को आप पढ़कर और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन दिए हैं आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।